हेलो भाई। इस वीडियो में ग्राफ सीखेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा। फिर कुछ ग्राफ हम आपको बनाए व्हाइट बोर्ड पे बनाएंगे और बना के आपको ग्राफ को रीड करना सिखाएंगे कि कोई ग्राफ अगर इस तरह से बना हुआ है तो उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सीधे ड्रॉ करना नहीं शुरू करेंगे, सीधे इंटरप्रेट करना शुरू नहीं करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड कुछ दो पॉइंट्स आपको पहले समझाना चाहते हैं। ग्राफ से रिलेटेड दो पॉइंट, एक स्लोप और एक एरिया, ठीक है ना। फिर पहले ग्राफ से स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है, स्लोप का क्या मतलब होता है, उसको पहले समझेंगे तो ही हो पाएगा। आइए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एक ऐसा एक्स वाई जेड कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई मान लेते हैं यार ये वाई एक्सिस है, इसको वाई, और ये एक्स एक्सिस, और ये इस तरह से कैसा ग्राफ दिया है हमारे सामने, ऐसे रैंडम ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। एक टर्म होता है उसको कहते हैं स्लोप। एक टर्म होता है उसको मैथमेटिक्स में एक टर्म होगा उसको स्लोप कहते हैं। आप शायद स्लोप से आप अवेयर हैं, नहीं अवेयर हैं तो ये बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पे आपको सबको सिखाएंगे, आप समझ लीजिएगा। देखो भाई, स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मान लेते हैं कि हमें इस ग्राफ का स्लोप इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो जिस पॉइंट पर भी स्लोप कैलकुलेट करना होगा, तुम सबसे पहले उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, तो हम इसी के एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये समझना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल को हमने थीटा कहा। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके जो एंगल बना, थीटा बना, ठीक है ना। अब यही जो एंगल है, अगर इस एंगल थीटा का हम लोग टैन ले लेते हैं तो यही चीज क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे और यही जो चीज होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग स्लोप कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कोई भी जो ग्राफ है, देखो कैसे स्लोप निकालने का तरीका समझ लीजिएगा। कैसे स्लोप निकाला कि वो जो पॉइंट था उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो टेंजेंट जो एंगल बना रहा है उसका टैन ले लिया। वही टैन हमें क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। सही बात है ना। और टैन थीटा निकालना जरा सीखो, जरा टैन थीटा निकालना सीखो। किस तरह से निकालोगे टैन थीटा, हम कह रहे हैं कि हम इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दूसरे मार्कर से थोड़ा सा हम आपको हाईलाइट करें, यहाँ पे आप ये ट्रायंगल देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये सर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब बताओ, इस अगर लेंथ को नापना है तो क्या ये स्मॉल लेंथ इन वाई है, क्या वाई एक्सिस का छोटा सा लेंथ है। अगर इस लेंथ को मेजर करना है तो क्या ये छोटा सा क्या एक्स एक्सिस का लेंथ है। तो इस छोटे से लेंथ को क्या मैं डी वाई नहीं कह सकता हूँ क्या, इस छोटे से लेंथ को क्या मैं dx नहीं कह सकता हूँ क्या। तो अगर हमें tan थीटा निकालना है तो tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर dy है, और बेस कितना है, dx है। तो dy अपॉन dx कर दें और यही चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी स्लोप हो जाएगी। यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। हर तरह के ग्राफ में इस चीज़ को जनरलाइज करना आपको आना चाहिए। फिजिक्स में मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आप इस चीज़, जो छोटी सी बात हमने बताई इसको आप समझ पाएँ, क्लियर कर पाएँ। गॉट द पॉइंट, पॉइंट समझ में आया। अब हम कह रहे हैं कि हमने तुम्हें एक ऐसे ग्राफ दे दिया, तुम सुनना कैसे ले लें, कुछ भी ले लो यार भाई। हम मान लेते हैं कि ये पी और टी का ग्राफ, ये पी कुछ भी अननोन है, पीटी ग्राफ दे दिया हमने आपको, पीटी ग्राफ इस तरह से दे दिया। सही बात है ना। अब अगर हमको समझना, ध्यान समझना कि अगर अब हमको मैं बोलूँ कि भैया तुम इसका हमको स्लोप निकाल के बताओ, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। जैसे वाई एक्स ग्राफ का स्लोप कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स, वैसे पी टी ग्राफ का स्लोप कितना आएगा बताओ, डी पी अपॉन डी टी। ये इस ग्राफ का स्लोप है, जिसको कि टैन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको कि टैन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एम के बराबर, इसी को स्लोप पढ़ते हैं। सही बात है। कोई भी ग्राफ एक्स वाई जेड कोई भी ग्राफ आ जाए, हम कह रहे हैं क्यूटी ग्राफ आ गया, चार्ज क्यू फॉर चार्ज, चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ ऐसे कुछ बना हुआ है, कुछ भी रैंडम ऐसा ग्राफ बना हुआ है। मेरे को बोला गया कि भैया तुम इसका स्लोप निकालो। तुमने देखा, तुमने याद करोगे सर, वाई एक्स ग्राफ अगर है, वाई और एक्स ग्राफ है तो उसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स हुआ। तो अगर क्यूटी ग्राफ है तो चार्ज और टाइम के बीच का अगर ग्राफ है तो उसका जो स्लोप हम लोग निकालेंगे सर, एम होगा, जो टैन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, वो डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको करके देख लें क्या एक बार, इसको देखने करके, अरे भाई यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए सर, इस पॉइंट को लिए, इस पॉइंट पर हमने एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ऐसे लाइन खींच ली। अब ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, मतलब कि इस टेंजेंट का इस एक्स एक्सिस से एंगल एंटी क्लॉक जाके, एक्स एक्सिस से एंगल ना पर हूं मैं एंटी क्लॉक जाके, ठीक बात है क्या। ये एंगल हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल को कंप्लीट कर लें ऐसे भाई। अगर हमें टैन थीटा निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, ठीक है सर। ये दिख रहा है आपको ना, देखिए समझिएगा, ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से टैन थीटा निकलवाओ, टैन थीटा बराबर, देखो क्या ये
लेंथ क्यू वाली एक्सिस पे जाके नापोगे क्या कि ये स्मॉल लेंथ इन क्यू है कि नहीं है, तो मैं इसी को लिख दूं डी क्यू। अरे भाई tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर जी, जानते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये लेंथ है डी क्यू और अपॉन बेस टी पे है डी टी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया, स्लोप वाला पॉइंट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ गए, नहीं समझे तो पीछे जाके जरूर देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कोई ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट और, चलो बिठा दो मैं इसको, एक पॉइंट और, ये तो स्लोप वाली बात हो गई, एक पॉइंट और यहां समझते हैं। अब मान लेते हैं कि इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालिए, ये दूसरा बना दे, दूसरा एक फिगर बना देते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडम ग्राफ बना देते हैं, ऐसे ऐसे देखो ये ऐसा, अरे मैं कैसे ही बना दूँ कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ग्राफ के अंदर की हम एरिया निकाल दें, समझ लेना इस चीज़ को, ये देखो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ, क्या ले लें, कुछ इसको वाई एक्स मान लें, ऐसे मान लेते हैं, इसको वाई एक्स मान लेते हैं कि इस ग्राफ के अंदर की अब हम एरिया निकाल रहे हैं, जो ग्राफ है ना इस ग्राफ के अंदर की एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द कर्व, एरिया अंडर द, चूंकि ये वाई एक्स कर्व है, ये वाई एक्स कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व को पता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो रिप्रेजेंट होगा इंटीग्रल वाई डी एक्स। या नॉर्मल जैसे एरिया निकालते हैं आप, अगर उस तरह से एरिया से, यार देखो ये तो तुम्हारा नॉन सिमेट्रिकल शेप है, तो नॉन सिमेट्रिकल शेप का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो एक चैप्टर है एरिया बाउंडेड करके, क्लास 12th की सेकंड बुक में आपको चैप्टर मिलेगा, जब कैलकुलस आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे सेकंड बुक में आपको चैप्टर मिलेगा एरिया बाउंडेड, तो वहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स की एरिया निकालनी होती है, तो नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स की एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो देखो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर का जो एरिया है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इंटीग्रल वाई डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो किसी भी ग्राफ में दो चीज होता है, एक तो उस ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इस ग्राफ के अंदर की एरिया, और एरिया कैसे रिप्रेजेंट हो गया इंटीग्रल वाई डी एक्स। समझ में आई बात, ये मैथमेटिकल चीज़ थी, आपको समझ में आई होगी। अब इसी चीज़ों को हम लोग अलग अलग ग्राफ पे यूज़ करेंगे, आप इन दोनों को नोट जरूर करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। आगे बढ़े, ग्राफ पे आते हैं। अब अगर ये दो चीज़ समझ में आ गई तो ग्राफ फटाफट समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। चलो आप किससे शुरू करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं। चलिए आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तीनों देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं, इसी को एक्सटी ग्राफ पढ़ते हैं। एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि तुमको एक कोई भी रैंडम ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, समझना यार इसको, कुछ ऐसा तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है। अब एक्सटी ग्राफ स्लोप से क्या क्या फाइंड कर सकते हो, एक्सटी ग्राफ का जो कर्व है, इस कर्व से क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं कि सर ये एक्सटी ग्राफ है, इस एक्सटी ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखो भैया दो चीज़ फाइंड हो पाई, तुम इस ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हो, उस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। पहले स्लोप निकाल लेते हैं, आइए आपके लिए फटाफट करते हैं। हम इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक सर, यहाँ से एक टेंजेंट खींच दिया हमने, एक ऐसे एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही कर ले इसको, इधर ले लेते हैं पॉइंट, ये कैसे टेंजेंट खींच लिया हमने। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, उसी एंगल का जो tan थीटा होगा वो स्लोप कहलाएगा। तो जरा निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से मिला कैसे कंप्लीट कर दिया, सही सर ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आपको इसमें, ठीक। अब बताओ इस ट्रायंगल का जरा स्लोप कैलकुलेट करवाओ, कैसे स्लोप निकलवाओगे। मैं तो कह रहा हूँ कि सर tan थीटा, स्लोप जो m है वो स्लोप m tan थीटा के बराबर, एंड tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो छोटू सा ट्रायंगल देखो, यही तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर लेंथ को नापने के लिए x एक्सिस पर जाओगे क्या, और छोटी सी लेंथ को नापने के लिए क्या मैं dx लिखूं, चलेगा क्या, ठीक है ना। और बेस को नापने के लिए टाइम एक्सिस पर जाओगे, छोटा सा लेंथ क्या हम dt लिखें, चलेगा क्या। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया बताओ, dx। dx मतलब क्या, अरे भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, स्मॉल टाइम dt है, छोटे के लिए लिख रहे हैं। कभी कभी किताब में देखेंगे सर आप तो डेल्टा x भी लिखा रहता है, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। स्मॉल टाइम कितना हो गया dt,
तो देखो जो यहाँ समझना ध्यान से जरा सा कि सर देखिए जो स्लोप है क्या वो स्लोप dx अपॉन dt के बराबर आया। dx अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आप पढ़े हैं क्या? यानी कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी होता है। इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। हमने आपको जो स्लोप निकालना पहले बताया है, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप उसको देख लीजिए। वो समझ लीजिए स्लोप निकालने का एरिया बाउंडेड एरिया अंडर द कर्व निकालना अगर आपको समझ में आता है तो ये बड़ा सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखें तो सर देखिए कि सर ये xt ग्राफ दिया हुआ था, याद करो एक बार, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, घबराइएगा नहीं। यहाँ देखिए y और ये x, ऐसा कोई कर्व ऐसे दिया हुआ था। इसका स्लोप निकालना मैंने बताया, स्लोप सीधे कैसे निकालोगे? तो dy/dx। सिमिलरली ये xt ग्राफ है तुम्हारे सामने, तो स्लोप कैसे निकालोगे? dx अपॉन dt। सही बात है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए इतना कुछ हम कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल ये चीज़। ठीक बात है कि नहीं है? तो समझ गए होंगे आप क्या नहीं? सर पहला पॉइंट क्या मिल गया? पहला पॉइंट ये मिल गया कि सर xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। इस वेलोसिटी ना कहो, इसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा तुमको। सही बात है क्या? यानी पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि सर देखिए xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या आपको समझ में आया? सही बात है क्या? अच्छा, दूसरा चीज पढ़ा है हमने, एरिया अंडर द कर्व। जरा वो भी देखते हैं कि कुछ देता है कि नहीं देता है। तो एरिया अंडर xt कर्व, ये xt कर्व है बाबू, एरिया अंडर xt कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के अंदर का एरिया क्या देगा? निकाला जाए तो मैंने जो आपको बताया था एरिया निकालने के लिए, उसमें हमने आपको क्या बताया था? याद करिए, हमने आपको बताया था कि भैया अगर इस ग्राफ की तुम्हें एरिया निकालनी है तो तुम कैसे लिखोगे? याद है ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे दिया हुआ है। तो ये देखो एरिया अंडर द कर्व, ये वाला पोर्शन है, ये मान लो y ये x है, तो कैसे लिखा जाएगा? ये इंटीग्रल y dx। एरिया अंडर द कर्व कैसे मिलेगा? इंटीग्रल y dx। देखो इंटीग्रल, यहाँ पर y के प्लेस पर क्या है? x dt। एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकालेंगे तो एरिया अंडर द कर्व कैसे मिलेगा आपको? इंटीग्रल x dt। और ये इंटीग्रल x dt क्या देता है? कुछ नहीं। समझ में आया? xt कर्व के अंदर, xt कर्व यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के का जो एरिया होता है वो हमको कुछ नहीं देगा। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। हिंदी में लिख दूँ मैं? कुछ नहीं देगा। मात्रा का मिस्टेक माफ करना यार। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी कि सर समझ में आया कि पहला पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया हमें कुछ नहीं देता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है सर, नोट कर लीजिए, नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, नोट किया करो यार, वीडियो पॉज करके नोट किया करो। स्क्रीनशॉट फिर ले लोगे, फिर उसको कभी भी पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं। मिटा दें, आगे आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ कौन सा? दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ऊपर दिख तो रहा है ना यार? ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई ग्राफ बना लेते हैं अपने से, जैसे किसी शेप का बना लो, ऐसा बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बना लिया ग्राफ। ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक सर, समझ गए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। दो चीज़ निकालें, स्लोप निकालें और एरिया अंडर द ग्राफ निकाला जाए, एरिया अंडर द कर्व निकाला जाए। चलिए स्लोप निकालें, पूरा प्रोसेस करें या समझ गए? एक बार फिर करते हैं। देखो किसी पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया ग्राफ पे, कैसे स्लोप निकालोगे? इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। अब एक्स एक्सिस वाली लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है टेंजेंट, वही थीटा है। कैसे? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। अब इस थीटा का अगर हम टेन थीटा निकालें तो हमें क्या दे देगा? स्लोप दे देगा। तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लो यार, ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, कर लिया कंप्लीट तो ट्रायंगल। अब बताओ, निकालते हैं यहाँ पे तो इसका स्लोप, सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप जो है, स्लोप जो है, जो m के बराबर, जो tan थीटा के बराबर, दिमाग खोल के बैठना है आपको। पहली बात सुनना है यहाँ पे कि सर देखिए इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और इस लेंथ को नापने के लिए क्या वेलोसिटी वाले एक्सिस पर जाना होगा क्या? और छोटा सा लेंथ है तो क्या स्मॉल वेलोसिटी dv लिखें क्या? स्मॉल वेलोसिटी dv लिख सकते हैं।
परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो dv, स्मॉल वेलोसिटी dv के बराबर है, और बेस का लेंथ टाइम एक्सिस पर नापोगे क्या, स्मॉल टाइम dt हो गया क्या, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या dv अपॉन dt नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो dv अपॉन dt के बराबर होगा। देखो क्या बात समझ में आ रही है क्या, देखिए जो लिखा वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो dv अपॉन dt के बराबर होगा। और तुम dv अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है सर आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन देता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी कि क्या सीखे कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा दूसरा क्या निकाला जाएगा, एरिया, एरिया अंडर, यहाँ देखना भाई, एरिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कुछ नहीं देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कुछ नहीं देता है, तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का भी एरिया कुछ नहीं देगा, अरे हर बार थोड़ी ऐसा होगा ना, देखते हैं समझते पहले, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत बढ़िया, आ जाओ कैसे लिखे बताओ, एरिया, एरिया अंडर कर्व लिखने के लिए क्या लगाया जाता है, क्या लिखेंगे बताओ, इंटीग्रल v dt। अब हम एरिया अंडर द कर्व अगर बोलेंगे, मैं इसमें बनाऊंगा तो बोझाबाजी हो जाएगी, पर थोड़ा सा देखिए, एरिया अंडर द कर्व मतलब कहने का क्या मतलब मेरा, देखो ये वाली एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो ये पूरा शेडेड एरिया है ना, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक बात है ना। अगर ये रेक्टेंगल के शेप में होता, सर्कुलर होता तो फॉर्मूला है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल शेप है तो काय का फॉर्मूला, कोई है फॉर्मूला तुम्हारे पास, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो तुम्हें मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रल वाई एक्सिस पे क्या वेलोसिटी है, इंटीग्रल v dt, क्या बनेगा, इंटीग्रल v dt। देखिए क्या समझ में आया क्या, देखो भैया कोई दिक्कत तो बताओ, कहो तो आगे बढ़े, बढ़े क्या, बढ़े। एक चीज़ बताएं, थोड़ा सा याद करो, बहुत समय पहले की बात नहीं, काइनेमेटिक्स में बेसिक आपको पता होगा, तभी आप ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ के पहले की चीज़ें आपने पढ़ी होगी तभी आप यहाँ पहुँचे, नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। वेलोसिटी बराबर, क्या तुम जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो बाबू यहाँ से dx बराबर कितना आ जाएगा, v dt, dx बराबर कितना आ जाएगा, v, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या है, इंटीग्रल dx, और जब कुछ नहीं होता है तो मतलब x टू दी पावर 0 तो है, अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x टू दी पावर 0 है, x टू दी पावर 0 को जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा x आ जाएगा, और x बराबर कितना बचा, इंटीग्रल v dt, बचा कि नहीं बचा, रहे यार इंटीग्रेशन नहीं आता क्या आपको, x टू दी पावर 0 इंटू डी एक्स, तो x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यही ना फॉर्मूला होता है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला याद है ना सर, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सही बात है क्या, तो मतलब यहाँ पर तो क्या x, यानी कि ये इंटीग्रल v dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, या फिर किसी सम कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के भी बराबर होता है, सर्टेन कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी इंटीग्रल v dt डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, सही बात है क्या, यानी यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर या तो फिर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया या तो डिस्टेंस देगा या तो डिस्प्लेसमेंट देगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर आपने डिस्टेंस क्यों लिखा, अबे सर्टेन कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है यार, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तुम अपने घर से निकले और 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए, सीधे एकदम बिल्कुल सीधे चले हो, घूमे हुए नहीं हो, बिल्कुल सीधे, तो जो तुम्हारा डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर है, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक, मूव टर्न और नहीं किया, सीधे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है क्या, तो या तो ये डिस्टेंस या फिर क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। एग्री करते हैं सर, देख लीजिए इसको, देख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से, और आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लो भाई, पॉज करके मिटाऊँ, और वीडियो में यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए, और ख़राब लगा तो ज़रूर 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 बताइए, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ बेटा। चलो तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ,
तीसरा भैया एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ, देखो कुछ भी बना देता है रैंडम। ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व में हो सकता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा, वो तो वैसा ही रहेगा। ऐसा ग्राफ बना दिया खतरनाक सा एकदम, एक्सलेरेशन और टाइम का ग्राफ बना दिया। दो चीज़ निकालें, स्लोप निकालें और एरिया बाउंडेड पे पढ़ाई कर लें, दोनों से हमारा एम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्लोप निकालना तुम सीख गए होगे, तो देखो यहाँ से इस पॉइंट पर टेंजेंट जानते हो ना, एक पॉइंट से छूकर जाने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही करने दो। ये बन गया, यहाँ पे ले लिया मैंने और ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक सर। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है वो थीटा है। अब स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल ऐसे बना दिया। अब स्लोप जो होगा, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, स्लोप जो होगा वो स्लोप m यानी कि किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को नापने के लिए क्या एक्सलरेशन एक्सिस पर जाना पड़ेगा, 80 कर्व है यार, ये 80 कर्व, क्या हमें एक्सलरेशन की एक्सिस पर जाना पड़ेगा। सर इसको डी ए मान लिया, इसको हमने यहाँ पर, ये आपके सामने जो लिखा है, इसको हमने डी ए मान लिया कि भाई छोटा सा एक्सलरेशन है तो उसको हमने डी ए मान लिया। ये स्मॉल लेंथ जो है, स्मॉल एक्सलरेशन जो है, इसको डी ए मान लिया। छोटा सा टाइम डी टी मान लिया। परपेंडिकुलर हो गया आपका डी ए, और नीचे टाइम बेस क्या हो गया, डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन जर्क बोलते हैं इसको, अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जानना चाहिए आपको, जानना चाहिए, समझना कि जो स्लोप यहाँ पर एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो उस एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, जर्क देता है, झटका देता है। जर्क समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सडन चेंज इन एक्सलरेशन इज कॉल्ड जर्क। एक्सलरेशन में सडनली जो चेंज है, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक पे हो, स्कूटी पे हो, कार के इनफैक्ट कार के अंदर भी बैठे हैं, अगर सडनली स्पीड ब्रेकर आ जाए, सडनली अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो झटका सा लगता है ना, वो जो सडनली झटका लग रहा है ना, एक्सलरेशन का जो सडन चेंज हो रहा है वो जर्क कहलाता है। ठीक है सर जी, तो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देगा, हमें जर्क देगा, पहला बात। दूसरी बात, एरिया निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर एक्सलरेशन टाइम कर्व ग्राफ। कर्व एक ग्राफ एक ही बात, कर्व क्या लिखे बताओ एरिया निकालने के लिए, इंटीग्रल ए डी टी। मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, इंटीग्रेशन लगाओगे ए डी टी, सही सर, इंटीग्रल ए डी टी, ये एरिया अंडर द कर्व हो गया। एक चीज़ बताएं, जल्दी से बताएं, वेलोसिटी जो एक्सलरेशन है, क्या वो एक्सलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है क्या? एक्सलरेशन बताओ किसके बराबर होता है, एक्सलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है ना। ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी तो होता है ना। तो ए बराबर अगर डी वी बाई डी टी है तो डी वी बराबर ए डी टी लिख सकते हैं, एक्सलरेशन टू डी टी, ठीक है ना। एक सही करना जरा, डी वी बराबर ए इंटू कितना, डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर दिए, दोनों साइड इंटीग्रेट भी कर दिए। अब देखो ये dv जो है, इंटीग्रल dv जो है, अलग से इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रल dv कुछ नहीं है तो v टू दी पावर 0 है ना। और क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पर 0 है तो कितना हो जाएगा बताइए ये, यानी ये सॉल्व करने पर ये इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला है, नोट करना है इसको। और कितना हो जाएगा, v टू दी पावर 0 पावर है, 0+1 अपॉन 0+1 कितना आंसर आ जाएगा, v आ जाएगा, यानी v बराबर कितना आ गया, इंटीग्रल a dt। लेकिन सुनना, अब जब हम इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें लिमिट भी तो लगाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक लिमिट लगा। अरे भाई इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट लगाना पड़ेगा ना, लिमिट लगाओगे ना, इनिशियल वेलोसिटी से कहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी तक, यानी इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ लोअर लिमिट v इनिशियल, अपर लिमिट क्या लगाएंगे आप, v फाइनल। इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक सॉल्व किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी एफ माइनस वी आई बराबर इंटीग्रल ए डी टी। तो असल में ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी, सही है ना। ठीक है, लिमिट से कंफ्यूज मत होना, इंटीग्रेट कर रहे हो तो भाई हम कह रहे हैं कि कोई जर्नी स्टार्ट हुआ, कोई इवेंट स्टार्ट हुआ, तो शुरू में उसका वेलोसिटी कुछ रहा होगा, कुछ देर के जाने के बाद वेलोसिटी कुछ और रहा होगा, तो इनिशियल से फाइनल तक लिमिट लगा के इंटीग्रेट करोगे तभी तो तुम्हें मिलेगा, ठीक बात है ना, तभी तुम एक्सलरेशन तुम कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पे, सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर वेलोसिटी जो था उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक हमने इंटीग्रेट किया, तो ये वी एफ माइनस वी आई आया, यानी कि डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी आया, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी बराबर इंटीग्रल ए
dt। बताओ मतलब इंटीग्रल a dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो इंटीग्रल a dt है, ये इंटीग्रल a dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है vf माइनस vi, बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब समझे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, ये जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमें क्या दे देगा, ये एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमको क्या देगा, ये एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा। समझ में आया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जर्क देगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया स्लोप जर्क देगा और एरिया क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी देगा। समझ गया सर? देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? सबको एक बार फटाक से जो है समराइज कर दें आपके लिए। देखो पहला क्या पढ़ा, एक्सटी कर्व। तो एक्सटी कर्व में 2 पॉइंट पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पहला बात पढ़ा कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप हमें क्या देता है, वो स्लोप हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर की एरिया होगी वो क्या देगी हमें, वो हमें कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देगा। दूसरा तुमने कौन सा ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पढ़ा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का स्लोप जो होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देगा। सही है क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो एरिया क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। सही है क्या? तीसरा चीज क्या पढ़ा, तीसरा चीज तुमने कौन सा ग्राफ पढ़ा, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ पढ़ा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जर्क। परीक्षाओं में खास करके पूछा नहीं जाता जर्क, ठीक सर। और इसका एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। सही सर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल रखा था लेक्चर को, इसमें बताने को बहुत कुछ होता है, पर इतना चीज़ अगर आप जान जाएंगे तो बेसिक्स आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक बात, समझ में आया? ठीक है सर। तो एक अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।